हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। एटम्स, न्यूक्लियाई, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, इक्वेशन बेस्ड है और इसमें अगर आपको मास्टरी अगर लानी है तो थोड़ा आपका राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड ही सारी चीज़ें होने की वजह से कई बार ये देखा गया है कि बच्चों को शायद ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है। बट आई एम ट्रूली टेलिंग यू, अगर आप इसके फॉर्मूले पर ध्यान दो, थोड़ा राइटिंग वाला प्रैक्टिस करो, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले पर ही काम होने वाला है। और मैंने इसको काफ़ी आसान भी यहाँ पर कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हमारी अलग अलग थियरीज थी, धारणाएं थी एटम्स को लेकर। तो सबसे पहले डाल्टन्स की एक थियरी आई थी, जिन्होंने यहाँ पर यह बात कह दी थी कि एटम जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और एक पार्टिकल के मतलब सॉलिड, हार्ड, स्पेरिकल शेप में होना चाहिए। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर मटेरियल। हाँ, इसको जोड़ के कोई और मटेरियल तैयार हो सकता है। तो ये थियरी तो भाई पूरी तरीके से फेल गई है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। सेकेंड जो थियरी है, जो हमारे सिलेबस के अनुसार बात करें तो जे थॉमसन की है ना, प्लम पुडिंग मॉडल थियरी है। तो प्लम पुडिंग मॉडल इन द सेंस कुछ इस टाइप में आपने केक देखा होगा जिसके अंदर छोटी छोटी चेरीज होती है, या फिर अगर हम हमारी भाषा में बोला जाए तो वाटरमेलन। अभी के समय में वाटरमेलन है ना, तरबूज होता है, वाटरमेलन जो होता है उसके अंदर उसका जो रेडिश पार्ट है उसको मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर की जो सीड्स होगी उसको मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इस तरीके से ये थ्योरी थी। तो एटम एज अ होल अगर बात करें इनके अनुसार तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर था। इसमें से ये जो बाकी वाला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं निकल पाता है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज निकल पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। कौन सा स्पेक्ट्रम? तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, बेसिकली उसी को एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें अभी चल रही है। तो ये एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। रुदरफोर्ड का जो एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा स्कैटरिंग वाली चीज़ थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन की नहीं जा सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड्स अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट जो था, है ना, ये गाइगर और मार्सडेन इन्होंने परफॉर्म किया था एक्चुअल में देखा जाए तो, और जो कंक्लूजन था वो रुदरफोर्ड का था। यहाँ पर सारी चीज़ें दी है, तो जितनी वास्तविक है उतनी ही हमें यहाँ पर हमारे लिए सिलेबस के अनुसार, सीईटी के अनुसार लेनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हम लेके चले गए। सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल से अगर बात किए तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा पार्टिकल इजेक्ट हो गया, ये अल्फ़ा पार्टिकल आगे आगे जा रहा है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीड स्क्रीन डाल दी, इसकी वजह यह है कि इधर उधर जाने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल हो गए वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर बीम यहाँ पर लाई जाती है, और यहाँ पर गोल्ड फॉइल है, 10⁻⁷ मीटर उसकी थिकनेस थी। तो इसमें से जो कोई, मान लीजिए देखिए कैसे है कि अगर ये गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल हमको दिख रही है, तो गोल्ड फॉइल दिख रही है, इतना कम थिकनेस उसका है, तो अल्फ़ा पार्टिकल मान के चलिए यहाँ पर बाउंस बैक होकर पीछे आना चाहिए था। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि कई सारे अल्फ़ा पार्टिकल इसको पास करके आगे निकल गए, तो पास करके आगे निकल चुके हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल के अनुसार देखें तो कई सारी स्पेस हॉलो स्पेस होगी, वहाँ पर मतलब ब्लैंक स्पेस होगी, खुली जगह होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, वो चीज़ समझ लो। मान लीजिए कोई रबर का बॉल मेरे पास है और मैं उसको दीवार पे थ्रो करता हूँ, तो दीवार पे लगने के बाद उसने बाउंस बैक होना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन मैंने उसको थ्रो कर दिया और बॉल रिटर्न आया ही नहीं, तो इसका मतलब एक हो सकता है कि वो जो दीवार है उस दीवार में कहीं ना कहीं एक आधी विंडो होगी, तो मैंने बॉल थ्रो कर दिया तो विंडो से होकर वो निकल गया। तो विंडो एज ए एम्प्टी स्पेस यू कैन से, गॉट इट। तो अल्फ़ा पार्टिकल के अनुसार उन्होंने जो सोचा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब जाएगा तो गोल्ड फॉइल उसको दीवार की तरह दिखनी चाहिए, और अगर जो थॉमसन का मॉडल सही था तो पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आके बाउंस होकर निकल जाना चाहिए था। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल कई सारे आगे निकल गए, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल करने वाला जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में है। क्योंकि ऐसा देखो क्या हुआ है कि कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल, ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 8000 अल्फ़ा पार्टिकल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो कोई एक ही अगर रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर ही
पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये अल्फा पार्टिकल गया, उसको मतलब रिपल्शन की वजह से आपको अभी क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है तो नहीं बताना है अभी फिलहाल में, तो सिर्फ इतना है ये गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ जाके रिटर्न आ गया रिपल्शन की वजह से, और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा तो ये अल्फा पार्टिकल बीच में से निकल जाएगा, यही यहाँ पर चीज़ हो रही है। तो रुदरफोर्ड ने अभी इस ग्राफ का क्या करना है, ये नंबर ऑफ इंसिडेंट हम लोग फोटोन अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं और कितने बाउंस बैक होकर आ रहा है, जैसे 180 डिग्री पर नंबर ऑफ बाउंस बैक वाले जो है बहुत ही कम आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो चलो इसका ग्राफ का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमारे लिए सिर्फ इतना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस पर ज़्यादा सवाल नहीं बनते बच्चों, तो हम लोग जो मोटा मोटी ऊपरी तौर पर है जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। Many of the alpha particle pass through foil. It means that they do not suffer any collision. ठीक है, only about, ये नंबर ध्यान में रखो, 0.14% ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर मोर देन 1 डिग्री। तो ये सीधा जा रहा था, तो सीधा जा रहा था मतलब ये इसका पाथ था, तो मोर देन 1 डिग्री मान लीजिए, ये 1 डिग्री है तो बहुत कम, 1 डिग्री के ऊपर ये होने वाले मतलब स्कैटर्ड होने वाले बहुत कम है, मतलब बहुत सारे, तो इसका मतलब बहुत सारे तो सीधे ही चले गए, बहुत सारे तो सीधे ही चले गए, बहुत सारे सीधे ही चले गए। ठीक है, 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री, 1 in 8,000 इज डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री, ये बहुत ही मतलब कमाल वाली वैल्यू है, तो इसको ध्यान में रख लो। तो इस बेसिस पर एक मॉडल तैयार किया गया है कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्पेसिफिक स्पेस, तो बहुत कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा कंसिडर किया है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर ऑफ एटॉमिक डायमेंशन इज concentrated in a very small volume less than 10 power minus 13 सेंटीमीटर, ये डायमीटर लिया है। तो इस बेसिस पर ये सारी चीज़ें बनाई गई है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन तो होनी चाहिए मतलब निगेटिव चार्ज होनी चाहिए, तो निगेटिव चार्ज का क्या होगा, तो निगेटिव चार्जेस जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व होते होंगे। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, देखो कैसे है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड क्या हो रहा है, निगेटिव चार्जेस रिवॉल्व हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा प्लानिटरी सिस्टम के हिसाब से, जैसे सन एट द सेंटर और अर्थ मार्स ये सारी चीज़ें रोटेट हो रही है, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको सोच के बना दिया। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक ये था, तो उस समय की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी थी, वो ये चीज़ कहती है अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन हर समय में चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होना है मतलब वेलोसिटी चेंज होना है, मतलब एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो उस समय के थ्योरी के अनुसार एक्सेलरेटेड चार्ज, वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं हम लोग उसको, आपको सिलेबस में नहीं है, इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेटेड चार्ज अगर हो तो रेडिएट करता है, अगर रेडिएट करता है तो खुद की एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करते 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 ये स्पाइरली इसके अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब वही जे थॉमसन वाली प्लम पुडिंग मॉडल वाली थ्योरी आ गई है। तो ऐसे यहाँ पर नहीं दिखा, तो ये थ्योरी थोड़ा फेल हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूअस, वेयर एज प्रैक्टिकली इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब आपने देखा लाइमन बाल्मर पास्चन लाइन सीरीज होती है ये। इसके एक्चुअल फोटोग्राफ अगर देखोगे जो आपको बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी है, तो लाइन वाली चीज़ें दिखाई जाती है। ठीक है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, जैसे आप बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में, या फिर कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिसको आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया है, KL, MN शेल, है ना, ये सारी चीज़ें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर नील बोहर ने फिर इसको पॉस्टुलेट्स दिया है। पॉस्टुलेट्स का मतलब ये एक मान्यता रखी गई है कि भाई अगर ऐसे हम लोग उसको देखें डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती है, क्योंकि देखो उस समय में इतना भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं था कि हम लोग देख पाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है। देखो अभी देखिए ये थियरी अगर बात की जाए तो यस, ये थियरी अभी अगर देखा जाए तो ये फेल थियरी है। इस थियरी का भी इस्तेमाल उस तरीके से नहीं होता, ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ाने के लिए ठीक होता है, क्योंकि आपको ऑर्बिट के आगे ऑर्बिटल वाली सिचुएशन आ जाती है, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें डेवलप हुई है। तो हमारे लिए बेसिकली हम अभी तो यही सोचेंगे इस चैप्टर के बारे में कि भाई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये सर्कल में घूम रहा है, लेकिन स्पेसिफिक सर्कल में घूम रहा है, किसी भी सर्कल में नहीं घूम पाएगा। मतलब ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर का रेडियस करा के एक सर्कल तैयार कर लिया, फिर 2 सेंटीमीटर वाला तैयार कर लिया, फिर 3 सेंटीमीटर वाला तैयार कर लिया। अब मेरी मर्जी हो तो 1.1 वाला भी सर्कल तैयार कर लूँ, 1.2 वाला भी कर लूँ, तो वो जो मेरी मर्जी चल रही है ना वैसे यहाँ पर नहीं है। एक स्पेसिफिक रेडियस वाले ही
जो हो गया ऑर्बिट वहाँ पर हो गए, ऐसा इनका यहाँ पर पोस्टुलेट बनाया गया। तो पोस्टुलेट्स क्या क्या, पहला पोस्टुलेट जो है वो देख लो कि जैसे हाइड्रोजन पर एक्चुअली ये थ्योरी बनाई गई थी, तो यहाँ अगर देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर कूलम फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये जो कूलम फोर्स है ना, इस कूलम फोर्स की वजह से, कूलम फोर्स मतलब कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज था। आप बोलोगे फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो 1 - 1 प्लस का नहीं करना है। इसमें क्या है ना, डायरेक्शन हमें मिल चुकी है सेंटर की ओर, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, तो आपको सेंट्रीपिटल पर ध्यान देना है। सो कूलम फोर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लो, ये काम में आएगा, कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए ये काम में आने वाला है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है था भाई, कि कौन कौन से ऑर्बिट अवेलेबल है, तो इन्होंने कहा ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π nh/2π। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए आगे से। n की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, इस टाइप में ये आ गया। और जो बाकी होगा, तो जैसे रेडिएशन क्यों हो रहा है, कोई पर्टिकुलर रेडिएशन क्यों इमिट हो रही है, जो लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, तो इनका ये कहना था व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो स्पेसिफिकली ये फोटोन इमिट होता है। तो फोटोन जो इमिट होता है उसकी एनर्जी कितनी, तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, इनका जो डिफरेंस होगा En - Ep इज इक्वल टू hf, एफ यानी फ्रीक्वेंसी या फिर h न्यू, दोनों भी सिंबल फ्रीक्वेंसी से ही रिलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला एक ही दिया गया है। ठीक है, इस पोस्टुलेट्स पर अगर देखो तो पूरा के पूरा एटम वाला चैप्टर भी डिपेंड होगा, पूरा एटम वाला चैप्टर, जितने इक्वेशंस आने वाले सारे के सारे इस पर डिपेंड होंगे। तो आपने ऑलरेडी बोर्ड के अनुसार प्रिपरेशन कर लिया होगा, ये कैसे डिराइव किया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपने बोर्ड के अनुसार कर लिया है। तो अभी तो हमारे लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए है एंट्रेंस को क्रैक करना। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, 2 फॉर्मूले आपको एनी हाउ लर्न करके रखने पड़ेंगे। तो अभी एक बात सोचो, हम लोग एटम के बारे में बात कर रहे हैं, थॉमसन की थियरी डिस्कार्ड कर दी, रुदरफोर्ड की डिस्कार्ड कर दी, हमने बोला भाई बोहर सही है। तो बोहर अगर सही है तो बोहर ने जो थियरी बताई है उसके अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में। ठीक है भाई, तो सवाल बनता है पहला, उसके ऑर्बिट का रेडियस बताओ। दूसरा सवाल बनता है कि ठीक है उसकी जो स्पीड होगी वो बताओ। तीसरा बनता है कि भाई हाँ ठीक है उसका टाइम पीरियड बताओ। तो ये सारी चीज़ें अभी बढ़ते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो बेसिक रोल है बच्चों, 2 इक्वेशन का बहुत ज़्यादा है, रेडियस और वेलोसिटी, इन दोनों पर काम करना पड़ेगा, आपको ताकत से काम करना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला बच्चों देखो, n² h² ε0/πm², इसको ध्यान में रखना है। n² h² ε0/πm², आपने टेक्स्ट बुक पे तो पढ़ा होगा सर, उसमें तो z दिया होता है कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना ये है, ये जो है ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड थियरी बताई गई है। तो मैं आपको एंट्रेंस के अनुसार अगर बात करूँ तो एंट्रेंस के अनुसार उसको मॉडिफाई करा के दूंगा। या फिर देखिए इसको मैं कर दूँ, ये हाइड्रोजन के लिए है, फॉर हाइड्रोजन, और यहाँ अगर मैं दूँ फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होता है, तो हीलियम अगर है तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो हीलियम को हाइड्रोजन लाइक ट्रीट किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमारे लिए वो एटम्स जिसमें से बाकी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और एक ही इलेक्ट्रॉन को रख दो, वो हाइड्रोजन लाइक हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़े एटम्स पर यह थियरी काम नहीं करेगी बच्चों। तो देखिए Rn इज इक्वल टू n² h² ε0/πm e² इंटू z, तो e² मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, तो z से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पर, तो z मिल गया, राइट। z जैसे हेलियम का z है 2 एटॉमिक नंबर है, राइट। लिथियम अगर है तो वहाँ पर 3 लेने के बराबर है। तो उस तरीके से काम करेगा। फिर देखिए बाकी चीज़ें जो है कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें मतलब कौन, H प्लैंक कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, उसके बाद में पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है। तो इसमें आपको नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0.53 एंगस्ट्रॉम n², n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो भाई यह आपके लिए होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, इसको किसी भी सूरत में आपको ध्यान में रखना है। अगर हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि अभी 24 के अगर क्वेश्चन देखे जाए तो कई सारे हाइड्रोजन लाइक पर ही पूछे गए हैं, तो हाइड्रोजन लाइक पर ही पूछे गए, तो आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि भाई अगर यही फॉर्मूला मुझे लिखना है तो यहाँ पर n² है उसको डिवाइडेड बाय में z देना है,
इसको एन स्क्वायर है, इसको डिवाइडेड बाय जेड देना है। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम में है बच्चों। 1 एंगस्ट्रॉम कन्वर्जन आपको जमना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो ये वैल्यू यहाँ तक बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेकंड फार्मूला है, तो रेडियस का फार्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बाई पाई m ई स्क्वायर जेड। वैसे ही वेलोसिटी का फार्मूला ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एन एच इप्सिलॉन नॉट, v इक्वल टू ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एन एच इप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एन एच इप्सिलॉन नॉट, आर यू गेटिंग दिस वन? तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो, अगर कई बार भूल जाते हो तो आपको पहले 3 पोस्टुलेट्स तो एनी हाउ ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मेरा मानना है कि उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि ये फार्मूला क्या आने वाला है। तो ये फार्मूला शॉर्ट होगा। अगर बाकी सारी वैल्यू रख दी जाए तो भाई 2.2 10 पावर 6 या मीटर पर सेकंड उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिवाइडेड बाय n करना है, इसको ध्यान में रखना है। अभी अगर ये हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा तो यहाँ पर ई स्क्वायर के साथ में यहाँ पर z बन जाएगा, तो z बाय n आ जाएगा। थोड़ा समझने वाली चीज़ है बच्चों, यहाँ पर देखो तो आपको ये समझना, देखो ई स्क्वायर जहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर होता है ना, वहाँ पर उसके बाजू में z, मतलब ऊपर है तो z ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो ई स्क्वायर नीचे था, उसके साइड में z लग गया। यहाँ पर भी देखो इसके ऊपर है तो उसके साइड में z लग जाएगा। तो 2.2 10 पावर 6 z और डिवाइडेड बाय n था, ऐसे ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या होता है ना, ये नंबर जो है इसको स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137 से भी निकाल जा सकता है। ये तो मतलब अभी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये जेई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो कर सकते हैं, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सी 3 × 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 137। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये 137 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपकी पाई वैल्यू होती है वैसे ही ये इंपॉर्टेंट होता है उसमें। चलो ठीक है बच्चों, 2 चीज़ों पर तो फोकस कर लिया। उसके बाद में कोई पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है, तो इसको तैयार कैसे करना है उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ। जैसे एंगुलर स्पीड पर बात हो रही है, तो देखो कैसे करना है। मैंने क्या चीज़ें बताई आपको, समझ लो। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपके साथ बात की है वो ये है, अगर रेडियस के बारे में बात करूँ तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय z था, राइट। और दूसरा अगर वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z डिवाइडेड बाय n। कंफर्म करा लो बच्चों, क्या मैंने यही चीज़ दी है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z बाय n और रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो इन 2 चीज़ों पर आप फोकस करो, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। तो जब हम लोग बात करते हैं ओमेगा की, ओमेगा जो होता है आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में देखो इलेक्ट्रॉन सर्कल में ही घूम रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा कैन बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आर। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ओमेगा कैन बी रिलेटेड टू, अभी मैं v की जगह पर रिलेशन डाल दूंगा z बाय n, और r की जगह पर रिलेशन डाल दूंगा, क्योंकि r नीचे है तो r की जगह पर रिलेशन आ जाएगा n स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय z। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो इससे पहले एंट्रेंस में जो सम आया है तो ये आया है ओमेगा रिलेटेड टू n क्यूब, 1/n क्यूब से। ये जेई में भी आ चुका है, और ये मतलब जेई में तो मैंने देखा है इसको, जेई में तो प्रॉपर 2-3 बार देखा है, ये आया है इसके पहले भी। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, इस पर ध्यान दो। अच्छा, अगर ऐसे है तो हमें बताया बच्चों ओमेगा इज ट्वाइस बाय फ्रीक्वेंसी होता है। सो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू ओमेगा इज रिलेटेड टू, नाउ डायरेक्टली यही वैल्यू आ जाएगी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। गॉट इट। उसके अलावा अगर बात करें टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो था z स्क्वायर और ऊपर n क्यूब आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी मान लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, अगर कभी कभार पूछ लिया जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है। तो अभी वी स्क्वायर अगर बात करें तो वी देखिए z बाय n है, तो वी स्क्वायर आ गया z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय r है, तो r की जगह पर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ बच्चों, r की जगह पर देखिए n स्क्वायर बाय z, तो n स्क्वायर बाय z। तो कितना आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन z क्यूब बाय n पावर 4 आ चुका है। तो बस इसी तरीके से मैनेज होगा। वी स्क्वायर सही है ना, मैं लिखा वी स्क्वायर, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वी z बाय आर एन, तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट।
और r जो था n²/z था, तो r नीचे आएगा तो n²/z, ठीक है, z³/n⁴। तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन सारे तैयार करने होते हैं। तो इसका मेरा मानना यह है कि इसका जो मेन पार्ट है, मेन जो कैरेक्टर है ना, ये दोनों है। मेन कैरेक्टर कर्ता धर्ता जो है ना भाई, ये दोनों है। तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। देखो कैसे क्वेश्चन, देखो एंगुलर स्पीड ओमेगा, क्या मैंने बताया z²/n³ है, z²/n³ है। हाँ, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी वही फार्मूला आएगा और टाइम पीरियड का फार्मूला रिवर्स हो जाएगा, तो n³/z², ये आ गया। एंगुलर मोमेंटम को करने की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम L = nh/2π ऑलरेडी था। आपका जो सेकंड पोस्टुलेट है, तो सेकंड पोस्टुलेट के अनुसार L प्रोपोर्शनल टू n ही आने वाला है। गॉट इट? तो एंगुलर मोमेंटम n पर डिपेंड होगा। ये आ गई। चलो बच्चों क्वेश्चन कराते इसमें। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बराबर ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस एंड प्लैंक कांस्टेंट, ऐसा सब कुछ दिया है। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू पूछा गया है। तो भाई इसमें z और n³ ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आ रही है। आपको ये सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे ना। हाँ, लेकिन मास है, प्लैंक कांस्टेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट अगर बात की है mvr nh/2π, अगर ऐसे मैं मान के चलूँ, क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिया है तो n की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, तो mvr = h/2π आ जाएगा फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन v²/r, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने r की वैल्यू बताई है, तो मुझे इस पर से तो v = h/m है ना, r और 2π ये लेते आएगा। अगर मैं इसको रख दूँ v², तो h²/m² r² 4π² और ये मल्टीप्लाई बाई ये r ऑलरेडी था, तो एक्सेलरेशन h² डिवाइडेड बाय m² r³ 4π², ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी वाइज अगर बात करी जाए तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू h² बाय m² r³, बी ऑप्शन यहां पर बन रहा है। अभी इतना कैसे समझेगा, क्या किया जाए, तो भाई देखो मैंने पहले ऑप्शंस देखा तो मुझे एक्सेलरेशन में प्लैंक कांस्टेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने एक सोचा कि यार एंगुलर मोमेंटम में कहीं ना कहीं प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है, वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर बात की जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर ओमेगा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें या तो देखो भाई, या तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा या सारे के सारे वो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर ओमेगा कैसे आएगा, फिर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो इतना समय नहीं होता यहाँ पर। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ ये चीज़ है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टफ टाइप में ही क्वेश्चन जाएगा। मेरा मानना यह है कि टफ टाइप में क्वेश्चन क्यों जाएगा, क्योंकि बच्चा सोचेगा यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से बात हो रही है, मैंने टेक्स्ट बुक में तो पढ़ा ही नहीं कहीं और ऐसे फार्मूला कभी आया नहीं, तो इन्होंने बोला है कि आप बना के दिखा दो, इसको सॉल्व करके दिखा दो, तो ये हमने यहाँ पर दिमाग लगा के करा दिया। चलो थोड़ा बच्चों प्रैक्टिस करो इसका। सेकंड बात करते हैं इस पर, से 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखता है कि नहीं, हाँ दिखता है, वही दिक्कत आ रही है ये। चलो कोई बात नहीं, समझ लो इसको। रेशो ऑफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट वाला वर्ड होता है ना, इसको ध्यान में रख लो। यहां पर क्या बताया इन्होंने, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 1। हाँ सॉरी, n = 2। ऐसा क्यों, देखो ग्राउंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर होता है। जब एक्साइट होता है
जब एक्साइट होता है तब जाकर वो ऊपर जाता है। तो जब फर्स्ट एक्साइटेशन होता है तो ग्राउंड से वो फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन की वैल्यू जब आती है, फर्स्ट एक्साइटेशन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से होकर पहले ऑर्बिट में जाता है, सेकंड ऑर्बिट में जाता है, सॉरी। तो समझ रहा है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, तो n=1 है और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो मतलब कहाँ गया, सेकंड में गया। तो इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से सेकंड ऑर्बिट में गया मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आर यू गेटिंग दिस? तो एक्साइटेड वर्ड आया तो सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट में है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में। तो इस तरीके से इसको ले लो। उसके बाद देखो रेशो ऑफ एरियाज पूछा गया। अच्छा एरियाज कैसे आएगा? तो भाई देखो एरिया जो होता है वो होता है πr², मतलब एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। और आपको पता है यहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ ऑर्डर नंबर ऑफ, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है। तो देखो रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस जो था बच्चों वाज प्रोपोर्शनल टू कितना था, n² डिवाइडेड बाय z था। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हुआ। सो हाइड्रोजन एटम के लिए n² ही ले सकता हूँ मैं। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भाई एरिया प्रोपोर्शनल टू अगर r² है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n⁴ हो चुका है। तो फिर इस पर से रिजल्ट क्या बनने वाला है, इस पर से रिजल्ट ये बनने वाला है, इस पर से रिजल्ट ये बनने वाला है कितना, किसका, किससे, एरिया ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू एरिया ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मैं सब इंटेंशनली यहाँ पर वर्ड्स वैसे ही ले रहा हूँ, नंबर वैसे ले रहा हूँ। तो A3/A2 मतलब 2 पावर इनका 4, तो कितना बन रहा है बच्चों देख लो, यह आ गया 16, राइट, यह आ गया 81, गॉट इट। तो ये आ गया यहाँ पर 81, 16 नंबर, यस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, इनके एरिया का रेशियो ही पूछा गया। तो आप पाई वैल्यू तो रेशियो में कैंसिल हो जाएगी। फिर देखो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, जैसे मैंने आपको बताया था ना 5.3, लेकिन यहाँ पर रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 5.3 एंगस्ट्रॉम होता था। चलो ठीक है, इन्होंने ऐसे दिया है। रेडियस ऑफ फोर्थ अलोड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फोर्थ अलोड ऑर्बिट, और हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात हो रहा है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, होपफुली आपको ये दिख रही होगी सारी चीज़ें। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, मतलब मुझे लगा स्क्रीन पर बड़ा आएगा तो आपको दिख पाएगा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, चलो ठीक है। तो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, ओके। तो शायद यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं, मुझे ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल ही लग रहा है यहाँ पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो फोर्थ अलोड ऑर्बिट, सो रेडियस ऑफ फोर्थ अलोड ऑर्बिट इज, फर्स्ट ऑर्बिट का नंबर जो होता है और n² लिखना पड़ेगा। तो n² 5.3 10 पावर माइनस, अच्छा मैं 10 के हिसाब से करूँगा, मुझे पता नहीं है, मुझे मतलब इंट्यूजन तो यही है कि गड़बड़ कहीं पे है। ये फोर्थ ऑर्बिट 16 हो गया, और -10। तो हाँ, फिर उनका शायद वो मानना सही होगा, ये 80 पॉइंट, तो उनका वो मानना शायद सही होगा। -11, पता नहीं क्यों ऐसा, -11। अच्छा चलो ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। तो भाई इनको चाहिए ये 8.48 और ये 10, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करा देता हूँ तो यह 10⁻⁻10 हो जाएगा, जो कि 8.48 10⁻⁻ का मतलब ये एंगस्ट्रॉम हो चुका है। ये आंसर आना चाहिए। हाँ ये करेक्ट ही है, हम अरे 0.53 था ना, राइट, दिख रहा है क्या, देखो ये 0.53, 5.3 0.53, तो सही है, सही है, सही है,
कोई दिक्कत नहीं, सही है, माई मिस्टेक। ओके, फिर बच्चों यहाँ देखते हैं, देखो यार इतना मेहनत चल रहा है, थोड़ा रिजल्ट पे काम करो, फोकस करो बच्चों। कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पर भी आ चुके हैं, तो एज कमिटमेंट तो मैं अभी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा राह देख रहा हूँ कि एक दो पर्टिकुलर दिन में जितने और बच्चे जुड़ जाए तो उनके लिए कॉमन मतलब टेस्ट जो होगा, टेस्ट जो मैं रिजल्ट डालता हूँ तो यही ऐप पर भी आ जाएगा। तो ऐप पर आप सॉल्व कर दो टाइमर लगा के पूरा के पूरा। जिन बच्चों ने देखा है टेस्ट ऐप पर, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि यार हाँ वो टेस्ट में मुझे मतलब कितना मार्क्स मिल रहा है, कितने टाइम में क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में दिख जाती है, ठीक है। और जितने बच्चे अगर उसमें देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उससे बेनिफिट यही एक हो जाएगा कि जितने बच्चे ज़्यादा हो गए तो उसमें जितने बच्चों का मेरिट होगा, मेरिट में समझ में आएगा कि यार इतने बच्चों ने टेस्ट दिया और मेरा नंबर क्या है। हाँ ऑनेस्टली देना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीटिंग हो जाती है। तो अभी ये समय तो चीटिंग का नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्शन से अगर बात की जाए तो हाँ ये समय मेरा खुद का जजमेंट का है कि यार मैं क्या किस लेवल पर हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ। गॉट इट। चलो यहाँ बात करते हैं इन हाइड्रोजन एटम। सवाल तो कई सारे हाइड्रोजन पर ही हो गए। फर्स्ट बोर ऑर्बिट हैज़ रेडियस r1, ठीक है। The electron's orbital speed become 1/3 when atom raised to one of its excited state, ठीक है। तो पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी है वो वेलोसिटी से दी है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था Vn इक्वल टू, तो हाँ Vn इज इक्वल टू जो 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है डिवाइडेड बाय यहाँ पर n होता है, गॉट इट, डिवाइडेड बाय n होता है। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है, ये मीटर पर सेकंड में आता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो अगर देखें तो V1 2.2 10⁻6 होना चाहिए। तो पता नहीं ये कौन सा नंबर दिया है इन्होंने, तो Vn 2.2 10⁻6 डिवाइडेड बाय n। तो Vn की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये ओरिजिनल वैल्यू के डिवाइडेड बाय 3 हो चुके हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या है, ये समझ में आ रही है चीज़ आपको। इसको अभी इतना लेंदी भी नहीं करना है, आपको यही चीज़ समझनी है। इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। Vn इक्वल टू 2.2 10⁻6 डिवाइडेड बाय n था। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो ये जो ऊपर वाला नंबर है, हाँ समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो डिवाइडेड बाय n, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे। तो इन्होंने बोला है गिवन इंफॉर्मेशन इज कि वेलोसिटी बिकम्स 1/3 इन्होंने बताया कि ये वैल्यू ऐसी हो चुकी है। तो इसमें से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार n की वैल्यू तो 3 मिल चुकी है। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। n की वैल्यू 3 है तो रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको मैं R1 कह दूंगा। समझ में आ रहा है, देखो 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये n² हुआ करता था। अगर n की वैल्यू 1 रख दूँ, n की वैल्यू 1 रख दूँ तो भाई 0.53 रह जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू फर्स्ट बोर ऑर्बिट की है, तो n² आ जाएगा। तो चलो R1 n², तो n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, मतलब 9R1 आना चाहिए। R1 आना चाहिए, 9R1 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये अलग ही सवाल पूछ लिया, इस पर भी ध्यान देते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है सवाल, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एक आप इसको फॉर्मूला कैसे ले सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अज्यूम B ड्यू टू कॉइल एट इट्स सेंटर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पर एट इट सेंटर। तो कितना फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 2R, ये फॉर्मूला हुआ करता था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है तो देखो μ0, ये 2 वैसे ही, इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, करंट इज E इंटू फ्रिक्वेंसी और डिवाइडेड बाय R। तो सवाल जो बन रहा है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी पर सवाल बन रहा है। तो देखो B प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय रेडियस, अगर ऊपरी तौर पर देखें तो फ्रिक्वेंसी
यस, फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड थी और रेडियस पर डिपेंड थी। तो फ्रीक्वेंसी और रेडियस में क्या रिलेशन था? देखो ओमेगा वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब था, तो फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब था, और जो आर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब था, एन स्क्वायर था। देखो कैसे किया, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर n पावर 5 में आ चुका है, 1/n पावर 5। तो इन्होंने बताया n पावर, यहाँ पर देखो -5 आ गया। एट द सेंटर b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n पावर 5, तो b प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स b प्रोपोर्शनल टू n पावर -5 हो चुका है। ये जवाब आ गया। इतना देखो क्वेश्चन की लेवल आपको समझना है। ये जो बच्चे सही में जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, मैं बताऊँ यार, सबसे बड़ी गलती जो महाराष्ट्र में मतलब एक हो रही है ना, सबसे बड़ी गलती वो हो रहा है कि सीईटी लेवल को ना इतने गलत तरीके से, इतने बुरे तरीके से मतलब ये किया जा रहा है, आप कह सकते हो साइड में कर दिया जा रहा है कि बच्चों को एक अलग कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि भाई जेई कर लो, तुम मतलब अलग लेवल पर चले जाओगे। तो ये इंस्टीट्यूट लेवल पर ये काम हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है, दिस इज़ वेल थिंग कि हमने ट्राई तो करना ही चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली 11th में जब बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार मेरा मतलब क्या हो रहा है, चल रहा है दिमाग या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो 11th में ही बच्चे को 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने समझ में आना चाहिए कि यार हाँ देखो लेवल मेरा क्या है, मुझे कहाँ सिक्योर्ड करना है, मुझे कहाँ से पढ़ना है अभी। तो IIT का अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है बच्चों, देखो कोई टारगेट रख दिया जाए, 2 कदम पीछे आओ और फिर एक लंबी छलांग लगाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, देखो यार स्टार्ट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन कई बार देखा जाए तो COEP वाले बच्चे, PICT वाले बच्चे और IIT वाला बच्चा कहीं ना कहीं एक लेवल पर आना शुरू हो जाता है। तो वो क्रेज़ तो IIT का होगा ही डेफिनेटली, ये तो है ही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उतने अच्छे तरीके से है। लेकिन एज अ पर्सन अगर मैं खुद के बारे में सोचूं तो यार अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे मेरा टारगेट जो है, चलो CET का तो मैं उस पर पूरा फोकस कर देता हूँ, 100% फोकस कर देता हूँ, मेरे रेंज में तो है। क्योंकि महाराष्ट्र में बच्चों अगर सिर्फ इंजीनियरिंग के CET के लिए आज अगर 5 लाख बच्चा बैठ रहा है तो कंपटीशन तो बाबू हेवी है ना, कंपटीशन इतना इजी भी नहीं है, इसमें भी लगी हुई है कंपटीशन। तो वो समझने वाली बात है, थोड़ा स्मार्टली डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आता है कि यार इसके लिए स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो अलग करनी पड़ती है। गॉट इट। चलो उसके आगे क्या है, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया है। तो देखो क्या है, ये 24 का ही ऊपर वाला है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट इज L, ठीक है, इन थर्ड बोहर ऑर्बिट इज L। तो एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड बोहर ऑर्बिट इज L मान लीजिए, इसको स्मॉल l बोल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंटम इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऐसे आना चाहिए। तो मैं इस पर से कंक्लूड कर दूंगा कि जहां मुझे h/2π दिख रहा है वहां पर मैं L/3 लग सकता हूं। तो क्या मैं यहां पर 4 और h/2π की जगह पर L/3 रख सकता हूं? जो उनको ज़रूरी है, उनको रिक्वायर्ड है, कर सकता हूं। तो बहुत सिंपल सा सवाल बन रहा था, एडजस्टमेंट वाला बन रहा था। इन्होंने क्या किया, थर्ड बोहर ऑर्बिट में जो है तो L = NH/2π जो था, तो N की जगह पर 3, h/2π यहाँ पर फिर उसको L बोल दिया। तो ऐसे चेंजेस इन्होंने करके दिया, तो यहाँ हो गया, ईजी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम इट्स फोर्थ ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो एक्साइटेड स्टेट नहीं बताया, तो फोर्थ ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, ओके, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो चेंज कितना है अप्रॉक्सीमेटली पढ़ना है, दिखाना है हमें। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π जो फॉर्मूला था, तो 5h/2π माइनस 4h/2π, यह आ गया। तो 5 - 4 तो 1 आ गया, h/2π। तो अप्रॉक्सीमेट लेवल पर पूछा जाए तो h की वैल्यू 6.63 10 - 34, और यहाँ पर देखो 2 × तो ये बच्चों 3.14 बन रहा है। तो 6 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 6.63 डिवाइडेड बाय तो 6.24 आ गया, 10 - 34। अप्रॉक्सीमेट लेवल पर पूछा गया है, तो अप्रॉक्सीमेट लेवल पर पूछा गया तो पावर कहीं चेंज हुई क्या, नहीं।
तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से कर सकते हैं कन्वर्ट। तो सी आंसर मिल चुका है यहाँ पर। ओके, ठीक है बच्चों, गुड। उसके बाद अगला जो सवाल बन रहा है, इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज furnished by Coulomb's attraction between proton and electron, ठीक है। R0 is the radius of ground state and m is the mass, is the charge on electron and epsilon naught is the permittivity of vacuum, the speed of electron is, okay। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इनको वेलोसिटी चाहिए, तो अभी वेलोसिटी के लिए मेरा मानना ये है, वेलोसिटी अगर चाहिए, इसमें इन्होंने रेडियस भी बताया है, इन्होंने रेडियस वाली भी इंफॉर्मेशन दी है, रेडियस वाली भी इंफॉर्मेशन दी है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर सेकेंड पॉस्टुलेट जो बात की जाए 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो वी स्क्वायर कैन बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एक आर कैंसिल करवा के यहाँ रह जाएगा और ये m का डिवीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एम आर लिख सकते हैं। तो हाँ, ई स्क्वायर को बाहर निकाल के लिया इन्होंने, तो e डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 एप्सिलॉन नॉट एम आर हो चुका है। आर की जगह पर आर नॉट दिया है, आर की जगह पर आर नॉट दिया, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। Using Bohr's model, orbital period of electron in hydrogen atom in nth orbit is, ऑर्बिटल पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड से रिलेटेड बात किया है। तो क्या फॉर्मूला लगवाए, ये बहुत छोटा छोटा हो चुका है, मतलब यार मुझे एक स्लाइड पर एक लेना बहुत ज़रूरी था। क्या करें बच्चों, चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं बच्चों। इन बोहर्स मॉडल ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मास, ये सारी चीज़ें दिख रही है। ओके ओके, सो क्वेश्चन इज अबाउट टाइम पीरियड। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं कूलम का फॉर्मूला ले लूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये अगर लेता हो तो इसमें रेडियस वाली क्वांटिटी नहीं दिख रही है, रेडियस वाली क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर करा दूँ, चलो ठीक है। ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा वॉज ई स्क्वायर बाय ट्वाइस एन एच एप्सिलॉन नॉट और आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था। उसके अनुसार अगर देखें तो ओमेगा कैन बी 2 पाई एफ इज इक्वल टू ई पावर 4 पाई एम और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कैन भी, भाई यहाँ पर देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, एम ई पावर 4 बाय, अच्छा टाइम पीरियड पूछा गया यार, सॉरी टाइम पीरियड पूछा गया, तो यहीं पर मैं लिख लूँ इसको, टाइम पीरियड ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो पाई तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो टी इधर आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें इधर। तो यह 4 एन क्यूब एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर 4 और ये एम है कहीं पर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब
बाई पाई एम ई स्क्वायर, सॉरी एम ई पावर 4, राइट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये 2 फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया। देखो ओमेगा वी और आर को मैंने लर्न करके रखा था, इसलिए मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें ईजी हो गई है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम इफ वी एन एंड वी पी आर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एनथ एंड पी ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली, देन रेशो वी पी बाई वी एन। तो भाई वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो इनको अगर रेशो वी पी बाई वी एन का चाहिए, तो मतलब इन्होंने क्या बताया, एनथ और पी ऑर्बिट बताया, तो पी ऑर्बिट के लिए पी नीचे आ गया, एन ऊपर आ गया, बी आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, यस। अभी जो आगे सवाल है देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी चाहिए थी जो क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर करवा लिए। सेकेंड एस्पेक्ट यह है कि जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर का इस्तेमाल होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर का इस्तेमाल करके आप ये फॉर्मूला कर सकते हो। वी के लिए आपको ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एन एच इप्सिलॉन नॉट पता है, तो ये एम ई पावर 4 इसको भी लर्न करना पड़ेगा। अभी ये नई चीज़ है, मतलब 3 फॉर्मूले तो फिर आप किसी भी सूरत में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एम ई पावर 4 बाई 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको ध्यान में रख लो। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ घूम रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आती है, क्योंकि बाइंडिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज स्टिल दैट पार्ट ऑफ दैट न्यूक्लियर एटम दैट कैन से यू कैन से एम ई पावर 4 बाई 8 की जगह पर सिर्फ 4 कर दो, मतलब इसको लर्न करना है। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम ई पावर 4 बाई 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के टोटल एनर्जी हो जाती है। जो इन दोनों का एडिशन करा लो तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही मिलता है, लेकिन माइनस साइन मिलेगा, लेकिन सिर्फ माइनस साइन मिलने वाला है। इतना चेंज हो गया, एम ई पावर 4 माइनस एम ई पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को अगर आपको ध्यान में रखना है तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके आगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस बाकी सारी चीज़ें अगर सॉल्व कर लो तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। अगर हाइड्रोजन लाइक हो तो ई पावर 4 ऊपर था, तो मैंने आपको बताया ई स्क्वायर अगर है तो जेड से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर ई पावर 4 है तो जेड स्क्वायर से रिप्लेस कराना है। तो अगर हाइड्रोजन लाइक हो तो यहाँ पर इसके साथ में जेड स्क्वायर देना पड़ेगा, गॉट इट। तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन लाइक के लिए बात कर रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें अगर ध्यान में रख लो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें ना यहाँ पर देखिए इसको 2 × 4 अगर करा दूँ तो देखो U/2 दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, यू कैन सी, ये भी चीज़ दिख रही है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। क्योंकि देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन का फर्क आ गया। चलो ठीक है, देखो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में ऑफ हीलियम बताया गया, तो भाई देखो एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था। तो इन्होंने बोला है चलो ठीक है माइनस 13.6, क्योंकि पहला हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इसका ऑर्बिट कौन सा था बच्चों, सेकंड ऑर्बिट था, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे मैं इसको रख देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर पेंडिंग रखते हैं। फिर हीलियम के बारे में बात करते हैं, तो ई डैश माइनस 13.6 वैसे ही लेना है, लेकिन हीलियम का जेड जो होता है वो 2 होता है, डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट बताया, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर एन का स्क्वायर। अभी ई डैश और ई इसमें रिलेशन मुझे डालना है, तो मैं अगर ई डैश डिवाइडेड बाय ई करा दूँ तो मुझे ये पता चलता है कि दोनों में अगर देखा जाए तो 13.6 कॉमन था, तो ई डैश में क्या रह जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, है ना, ई डैश में ये रह जाएगी वैल्यू। और ई में अगर देखा जाए तो ई के सामने यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, ये करते आना चाहिए आपको, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया, तो कितना हो गया बच्चों, ये 4
16/9. So E dash by E is 16/9. So E dash is equal to 16/9 times E. ये आंसर आ चुका है। लगेगा बच्चों दिमाग यहां पर? ठीक है, आगे बढ़ो। यस, उसके बाद देखो क्या होता है। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है वही होती है। ग्राउंड स्टेट से लेकर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है इसमें। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। तो ठीक है, ये जो होता है बच्चों, देखो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था ना हमारा -13.6 है ना, तो हाइड्रोजन के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालता हूँ। तो आयोनाइजेशन जब होता है तो n की वैल्यू 1 रखी जाती है, और n की वैल्यू 1 रखी जाती है तो ये नंबर आ जाता है, तो ये नंबर निगेटिव आता है, तो इसका पॉजिटिव नंबर करा दो तो ये बाइंडिंग एनर्जी निकल सकती है। तो अभी हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो आयोनाइजेशन बोल सकते हैं यहाँ पर। अभी क्या पूछा गया है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू नेक्स्ट हायर स्टेट। नेक्स्ट हायर स्टेट मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, तो टीई कितना लगेगा, -13.6 डिवाइडेड बाय, तो नेक्स्ट हायर स्टेट मतलब 2 का स्क्वायर करा दो 4, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बच्चों, ये 13। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड, तो अभी बात समझने वाली है, ये जो n = 1 था इसकी एनर्जी है -13.6, ये समझ रहा है। और जब एक्साइट किया जाएगा तो ये एनर्जी n = सेकंड ऑर्बिट की आ जाएगी -3.4। ये और भी आसान हो जाएगा जब हमारा हाइड्रोजन एटम अभी पढ़ने वाले हम लोग। तो जब इसको एक्साइट किया जाएगा तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उसके ऊपर के ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में लेके जाना हो, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी लगने वाली है पॉजिटिव में। गॉट इट, 10.2 लगने वाली है। आप करके देखो, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। उसके बाद व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जब हम लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आपको लगेगा। देखो क्या होगा, वो फॉर्मूला देख लो, आप फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो n की वैल्यू बढ़ जाती है, n की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये वैल्यू कम हो जाती है, ये भी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन इसका माइनस साइन होने की वजह से ये वैल्यू भले ही फिजिकली कम हो रही है लेकिन माइनस साइन की वजह से वो बढ़ रही है। समझ रहा है? देखो भाई, n की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट की वजह से n की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे n की वैल्यू बढ़ जाएगी ये वैल्यू घट जाएगी, लेकिन यहाँ निगेटिव नंबर है, तो सिस्टम वाइज निगेटिव नंबर जो है जैसे कम होगा तो निगेटिव नंबर एक्चुअली बढ़ता है। -4, -3 बढ़ा है, -2 और बढ़ा है, -1 और बढ़ा है। गॉट इट? तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी, यस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आपने वो पूरा En - Ep = hν को सॉल्व किया होगा। उस पर एक फॉर्मूला मिलता है 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/s², तो n²। तो p का मतलब है भाई लोअर ऑर्बिट, आप n1 n2 p1 p2 वैसे नहीं लूँगा मैं, आप पूरा एंट्रेंस तक यही लर्न करके रखना है। p मतलब लोअर ऑर्बिट और n मतलब हायर ऑर्बिट है। तो यहाँ पर p और n की जगह पर जैसे होगा, देखो p मतलब लोअर और n मतलब हायर ऑर्बिट, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10⁻⁷ पर मीटर है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, कभी कभी वेव नंबर पूछा जाता है तो 1/λ जो होता है उसी को वेव नंबर कहा जाता है। 1/λ इन मीटर, लैम्बडा की वैल्यू मीटर में ले लो तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा दैट इज वेव नंबर। ठीक है, यह आपकी लाइबन बाल्मर पार्शियल सीरीज है, तो इसमें आपको चीज़ें समझनी है, जो चीज़ें समझनी वो ये है, आवश्यक है। ये हमारा फॉर्मूला था फॉर हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी जो होता है -13.6 डिवाइड बाय n², हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स निकालते हैं, तो आपको अगर जितना याद कर सके तो उतना बेहतर होगा एंट्रेंस के लिए। जैसे -13.6 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है,
फर्स्ट में -3.4 होती है, तो भाई ये गैप जो होता है वो 10.2 का होता है ना। तो ये -13.6 या -1.5 है, तो 12.1 का कुछ डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो -0.85 -0.54। तो अगर ये नंबर याद रखे जाते हैं, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट देन सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो इनकी एनर्जी लेवल अगर बात कर सके तो याद कर सके तो बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या होता है लाइमन सीरीज में, क्या होता है कहीं से भी ट्रांजिशन हो n = 1 पर आना चाहिए, मतलब लोअर ऑर्बिट कंपलसरी 1 होना चाहिए। तो ये लाइमन सीरीज होती है। लाइमन सीरीज की स्पेशलिटी मैंने आगे दिया है। लाइमन सीरीज की जो स्पेशलिटी होगी वो अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड होगी, मतलब ये रीजन अल्ट्रावायलेट में आता है, तो इस पर क्वेश्चन बन जाए तो अल्ट्रावायलेट नॉलेज बेस्ड आ जाएगा। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, ये n = 2 पर ड्रॉप करता है। बच्चों देखो इसको ना, इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे बने और बच्चों को क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि 1/λ = फार्मूला है, तो थोड़ा समझने वाली बात है। इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनने वाला है, तो इसको हर एक सीरीज को मैंने डिटेल में कवर किया है, और जो सवाल बनते हैं, जिस तरीके से सवाल बनते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैंने कवर करा के लिए। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको ये चीज़ समझनी है, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट पी फंड। तो देखो सिर्फ बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल में आ रहा है, बाकी पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड तो ये इंफ्रारेड में आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से देखना है यहाँ पर देखो, सबसे पहला लाइमन सीरीज कर लिया। तो लाइमन सीरीज की स्पेशलिटी देखो, मैंने आपको क्या बताया, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, n की वैल्यू हायर ऑर्बिट और p जो होता है वो लोअर ऑर्बिट होता है, ठीक है। ए सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, 2, 3, 4, 5, कितना भी इन्फिनिटी, इससे कहाँ पर आना चाहिए बच्चों, ये कहाँ पर ड्रॉप होता है, यहाँ से n p = 1 पर ड्रॉप होता है। p = 1 का मतलब समझ में आ रहा है, p = 1 कंपल्सरी हमने बोला है कि लोअर ऑर्बिट 1 ही होना चाहिए, तो ये चीज़ इस पर आपका एक सवाल बन चुका है। फिर देखो 1/λ = r, 1/p की वैल्यू 1 है, 1/n² है, तो इसको अगर सॉल्व कर दे तो ये एक शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर बन चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके लिए ये फार्मूला सफिशिएंट है, सिर्फ वैल्यू प्रॉपर रख दो। अभी इसमें देखो क्या है, टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या है उसको समझ लो। सीरीज लिमिट वर्ड आता है, सीरीज लिमिट, सीरीज की लिमिट क्या है, तो सीरीज लिमिट में क्या होता है, इन्फिनिटी से जब वो ड्रॉप करता है, सीरीज लिमिट क्या होता है, जब ये इन्फिनिटी से ड्रॉप करता है, तो यह इसका सीरीज लिमिट, ये इसका आखिरी सीरीज। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ ए सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ ए सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ए सीरीज, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट वाली जो चीज़ है ये एंड हो गई है, तो इसको कहा जाता है सीरीज लिमिट। तो ये सीरीज लिमिट जब वर्ड आता है ना, तो इसमें एक चीज़ आपकी फिक्स हो जाती है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। किस पर आ रहा है, तो लाइमन सीरीज में बात कर रहे हैं तो n = 1 पर आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज लिमिट के लिए आपको क्या समझना है बच्चों, n की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया n और p में क्या फ़र्क है, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया तो 1/λ = r, और ये चीज़ इस पर मैंने शॉर्टकट दे दिया है, लैम्बडा इसको रिवर्स करा दो, λ = 1/r, इसका रिजल्ट मिलेगा 911.5, जो कि आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन पर्पस ऐसे ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेट लेवल पर ले सकते हो। ध्यान में रखो, जब भी 1/Rydberg आएगा, ये आपके लिए और शॉर्ट हो गया, जब भी 1/Rydberg आएगा तो इसका नंबर 912 एंगस्ट्रॉम होने वाला है, इसको ध्यान में रखना है। फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अच्छा यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्यों पूछा गया है बताओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। क्या हो रहा है बच्चों, इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी। कैसे, देखो जब ये इन्फिनिटी से यहां ड्रॉप होगा, भाई एनर्जी का डिफरेंस इतना बड़ा गैप बन रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो एनर्जी का डिफरेंस बड़ा है तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन वेवलेंथ उल्टा काम करता है, तो वेवलेंथ जो होगा कम होगा। तो ये हो गया। अगर आपको देखो सीरीज लिमिट पूछा जाए या फिर शॉर्ट वेवलेंथ पूछा जाए, तो सीरीज लिमिट मतलब n = इन्फिनिटी से, और शॉर्ट वेवलेंथ मतलब भी n = इन्फिनिटी से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। इसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे कम कब होगा, जब ये नेक्स्ट हायर साइड से नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ से होकर यहाँ आ रहा है, तो ये एनर्जी गैप बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। अगर एनर्जी गैप बहुत छोटा है तो एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको समझ रहा है, तो टेक्निकली ये दो चीज़ों पर फोकस करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कंपलसरी, शॉर्टेस्ट बताया तो आपको लगता है कि नज़दीक वाला, नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से आ जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, गॉट इट,
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम, तो बस एडजेसेंट वाली जो साइड होगी उससे n इक्वल टू 2 से आ गया। तो यहाँ इसको सॉल्व करा दो, ये नंबर मिल गया 4 3/4, यस लैम्बडा इक्वल टू 4/3r। तो 4/3r का मतलब देखो, इसको अगर सॉल्व कराते हो आप तो 4/3 और मैंने 1/r को 912 एंगस्ट्रॉम बता दिया है अप्रॉक्सीमेटली। ये सॉल्व हो पाएगा बच्चों? हो पाएगा। तो ये कहाँ आती है सीरीज? ये अल्ट्रा वायलेट में आती है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाल्मर सीरीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज में देखो, एक में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक सीरीज को दूसरे सीरीज के साथ कंपैरिजन, तो थोड़ा लेंदी होते हैं ये क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस पर थोड़ा मतलब स्पीड से अगर काम करना हो तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, गॉट इट। तो देखो ये कहाँ से आ रही है, n इक्वल टू 3rd 4th 5th ये ऑर्बिट से, कहाँ पर? p इक्वल टू 2 पर। तो कंपलसरी p इक्वल टू 2 फिक्स हो गया ये बाल्मर सीरीज के लिए। और ये देखो क्या है, इस पर सवाल बन जाए तो बाल्मर सीरीज जो है विजिबल में आती है। इसकी और एक स्पेशलिटी है, इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा सीरीज होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा मतलब क्या भाई, 2 तो फिक्स हो गया, 2 पर ही ड्रॉप करना है कहीं से ऊपर से, तो 2 तो फिक्स हो गया, तो 3 से 2 पर आ गया अल्फा सीरीज, मतलब 4 से 2 पर आ गया, फिर बीटा सीरीज, फिर 5 से आ गया 2 पर। देखो ना कैसा है, फॉर अल्फा n इक्वल टू 3 टू p इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4 टू p इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5 टू p इक्वल टू 2, n इक्वल टू 6 टू p इक्वल टू 2। तो ये तो 2 कंपलसरी है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा समझ में आना चाहिए। या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, या आ गई सेकंड लाइन ऑफ सीरीज, या आ गया थर्ड लाइन ऑफ सीरीज, या आ गया फोर्थ लाइन ऑफ सीरीज, ऐसे बताया जाएगा। तो भी आप कर सकते हो इसको, है ना। तो अभी उसके बाद सीरीज लिमिट, मतलब n की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई है, तो देखो ये 1/2 का स्क्वायर था, n की जगह पर इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, तो ये r/4 आ चुका है, मतलब 4/r। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो लैम्बडा इक्वल टू 4 इंटू ये 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, या अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बहुत नज़दीक से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बट एनी p 2 पर ड्रॉप होने वाला है, तो p के ऊपर कौन है? 3 है, तो p की जो वैल्यू होगी ना उस पर एक ऐड करा के कर लो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो ये सॉल्व कराने के बाद ऐसे दिखे वाला है। तो भाई ये कुछ चीज़ें ना जो राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी, मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे मैंने ला लिया, देखो इतना सारा क्यों लिख के ला लिया, इसके पीछे का रीज़न है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये सारी चीज़ें भी पता होगी क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है। तो अगर बोर्ड हो चुका है या आपने लर्न कर लिया है, रीड कर लिया है, देख लिया है, तो भाई इसको वापस से सिखाने में कोई मज़ा नहीं है। अभी तो प्रिसाइजली हमें फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो मैं ये रिवीजन टाइप में ला रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये समझ में आएगी क्वेश्चन के वक्त और रिवीजन हो जाती है। फिर आ रहा है पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन को एक बार पढ़ लो आप, कोई और चीज़ नहीं है। पाश्चन ब्रैकेट p फंड ऐसी ही चीज़ें चलने वाली है, यही सारा चीज़ चलने वाला है। पाश्चन में p की वैल्यू 3 आ रही है और n की वैल्यू ऊपर से आएगी, तो देखो क्या होगा, इंफ्रारेड में आएगा। तो बस वही चीज़ें चल रही है, सीरीज लिमिट, लॉन्गेस्ट सीरीज लिमिट। भाई इस पर काम करो, उसके आगे वाली भी स्लाइड एक बार देख लेना आपने। ब्रैकेट है, फिर p फंड आ जाएगा। कुछ अलग नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ अगली वैल्यू सब्सटीट्यूट करा के इसको ला रहे हैं, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद p फंड आ रहा है, p फंड में देखो p की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 6 7 8। तो ऐसे इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये आपको राइटिंग में करके देखना पड़ेगा। देखो भाई देख देख के नहीं जमने वाला है, सिर्फ अगर आप देख देख के करोगे तो देखते रह जाओगे। पेन पेपर ये आगे करना ही पड़ेगा काम, तो ही हो सकता है। फर्स्ट लाइन इन अ सीरीज, जब मिलती है तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट लाइन इन अ सीरीज तो n की वैल्यू p+1 लेना है। सेकंड लाइन ऑफ ए सीरीज, जैसे मान लीजिए मैं लाइमन के बारे में एग्जांपल, लाइमन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लाइमन में p1 है, तो फर्स्ट सीरीज में n की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट सीरीज में n की वैल्यू आ जाएगी 2, सेकंड में आ जाएगी n की वैल्यू 3, है ना, वैसे ही होगा ना, और इसमें आ जाएगी n की वैल्यू 4, ऐसे होते रहेगा। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सो ऑन, इसको थोड़ा देख लो। यस, फर्स्ट मेंबर तो p और n की वैल्यू p+1, तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया। इसमें फर्स्ट मेंबर में हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, ये समझ में आ रहा है, हाईएस्ट या फिर हमने बताया अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। सीरीज लिमिट,
या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, या n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है कंपलसरी, 1/r की वैल्यू 912 याद रखना है एंगस्ट्रॉम में, और एक RCH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट और C इंटू एच, तो ये 13.6 यहाँ पर बनता है। टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन, ये इंपॉर्टेंट होता है, टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n टू p, तो इसके लिए ध्यान में रख लो n माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान में रखो। लेकिन ये तो नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात करूँ अगर CET की मैं, तो अगर P मतलब कहीं से भी आए 1 पर ये आए, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन समझ लो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो नंबर इज n इंटू n माइनस 1/2। मैं आपको प्रूव करा के दिखाता हूँ, देखो प्रूव करा के दिखाता हूँ, देखो कैसे। ऐसे मान के चलो एग्जाम्पल में ऐसे पूछा गया कि देखो क्या होगा अगर थर्ड से फर्स्ट पर आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 इंटू 3 माइनस 1/2 लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। तो n की वैल्यू मान लीजिए मुझे 3 से जंप कराना हो, तो n इंटू n माइनस 1/2, तो ये आ गया 3। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है क्या, देखते हैं बच्चों। देखो कहाँ पर आया, 1 पर आया, देखो 3 से 1 पर आया, तो 3 यहाँ से, देखो 1, ये 2, आपको लगेगा बीच में से कहाँ आया, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ये 1, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर जंप करेगा और फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो चीज़ें समझ रही है आपको। देखो ये लेवल है, ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, या फिर डायरेक्ट जंप करेगा। तो भाई 3 लाइन आ रही है, तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, 3 से लेकर 1 पर जंप करता है, तो 4 से लेकर अगर जंप करता है तो 4 से लेकर जंप करता है, तो 4 से अगर जंप करता है तो क्या होगा, n इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3/2, तो यह आ गया बच्चों 6। तो 6 है क्या, देखते हैं। एक्चुअली देखने की ज़रूरत नहीं वैसे देखा जाए तो 4 से लेकर 1 2 3 4, उसके बाद में 5 और 6 मिलता है। करके देखो आप, तो इतना करने भी नहीं पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट देना है, हमको कहाँ साइंटिस्ट बनना है आज के दौर में। अभी फ़िलहाल के लिए तो भाई एग्ज़ाम क्लियर कराना है बस। उसके हिसाब से अगर आप देखो तो मेरा मानना ये है भी कि बस वो फार्मूले को याद कर लो, बस ये कर सकते हैं। उसके बाद चलो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट, देखो वर्ड इस्तेमाल किया है, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर। सीरीज लिमिट बताया मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी, और बाल्मर है मतलब p इक्वल टू 2 होना चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट r है और वेलोसिटी c है, ठीक है। सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हमारा फार्मूला था 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, क्योंकि बाल्मर सीरीज के हिसाब से ऐसे होगा। लेकिन बताया आपको बच्चों E इक्वल टू होता है h न्यू, जो कि होता है hc/λ, ये फार्मूला होता है। या फिर ऐसे क्यों दिया जाए, छोड़ो ना। लाइट की स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सो वेवलेंथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय, है ना, वेवलेंथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय c/f। तो भाई इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये फार्मूला देखो, जहाँ पर लैम्बडा वहाँ पर c और यहाँ पर f इज इक्वल टू r, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो f इक्वल टू rc/4, आ गया आंसर। स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व फॉर हाइड्रोजन एटम फाउंड इन विजिबल रीजन, भाई बाल्मर है, बाल्मर ही था, यही तो था, राइट। ओके, होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मोबाइल में एक फैसिलिटी होती है जूम करके, क्वेश्चन जब आता है तो जूम करके देख लो ज़रा सा। इन हाइड्रोजन एटम रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। इन हाइड्रोजन एटम रेशो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज टू पास्चन। शॉर्टेस्ट के बारे में बात किया, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
सीरीज लिमिट है क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज़्यादा, तो यस n इक्वल टू इन्फिनिटी है। लेकिन बाल्मर के बारे में बात हो रहा है तो p इक्वल टू 2, और पाश्चन के बारे में बात हो रहा है तो p इज इक्वल टू लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, मतलब 3 आना चाहिए p की वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन इज अबाउट रेशियो ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, तो लैम्बडा फॉर बाल्मर रिडबर्ग 1/p का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। तो 1/लैम्बडा बी इक्वल टू r/4, मतलब लैम्बडा बी की वैल्यू मिल चुकी है 4/r, ये यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद में पाश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 1/लैम्बडा पाश्चन 1/3 का स्क्वायर, तो 1/इन्फिनिटी, तो ये निकल गया, सीधा सीधा उसको सल्टा दो यार, मतलब 1/इन्फिनिटी का, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/लैम्बडा पी इक्वल टू r/9 आ गया, तो लैम्बडा पी इज इक्वल टू 9/r आ चुका है। तो अभी क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, लैम्बडा बाल्मर टू लैम्बडा पाश्चन के बारे में पूछा गया है। तो भाई बाल्मर और पाश्चन में 4 और 9 का ही रेशो मिलने वाला है, यह आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ जैसे जिस तरीके से दिखा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट तो इन्फिनिटी, बाल्मर तो p इक्वल टू, पाश्चन तो वैल्यूज रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज विल बी। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइमन, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज में देखो p की वैल्यू 1 होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी, और मिनिमम के लिए n इक्वल टू इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू r 1/, क्योंकि लाइमन सीरीज है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/लैम्बडा मैक्स होगा यहाँ पर 1/4, 3/4 r। तो लैम्बडा मैक्स यहाँ से बन रहा है मुझे, लैम्बडा मैक्स बन रहा है 4/3r, ये हो गया 1। लैम्बडा मिनिमम के लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो लैम्बडा मिनिमम के लिए बात करते हैं, कैसे करना है, लैम्बडा मिनिमम r 1/p का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। लैम्बडा मिनिमम मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो लैम्बडा मिनिमम यहाँ से सॉल्व करें आप, तो लैम्बडा मीन कैन बी इक्वल टू 1/r। तो भाई इनका रेशो क्या पूछा गया है, लैम्बडा मैक्स टू लैम्बडा मीन, तो लैम्बडा मैक्स टू लैम्बडा मीन अगर कर दिया जाए तो लैम्बडा मैक्स 4/3, और ये कैंसिल होके 4/3 बनने वाला है, तो यह आंसर आ गया इसका बी 4/3। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, देखो आसान है, लेकिन जिस तरीके से मैं लिख के प्रैक्टिस करा के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे लिखना, यहाँ पर ऐसे लिखना, बस वैसे ही प्रैक्टिस थोड़ा करो, वैसे ही प्रैक्टिस करो थोड़ा उसको, इसलिए पेन पेपर आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपका ये प्रिपरेशन हो चुका है, तो बच्चों आपके लिए बता रहा हूँ, मतलब दिस वीडियो विल बी लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू। यहाँ पर पॉज कर दो ना, इस क्वेश्चन पे पॉज कर दो, आपकी PYQ भी सॉल्व हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद में आप एक बार सॉल्व करके देखो क्या मेरा आंसर मिल रहा है, हाँ तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं मिल रहा है तो आपको एक बार फिर देख लेना पड़ेगा उसको फॉरवर्ड करके। चलो ठीक है, रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, तो भाई ये ले लो होमवर्क। मिनिमम देखो, लाइमन मिनिमम वेवलेंथ मतलब बच्चों, मिनिमम वेवलेंथ मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी। लाइमन सीरीज के लिए p इक्वल टू 1 और बाल्मर सीरीज के लिए p इक्वल टू 2। अब करके देखो, सॉल्व करके देखो, इसका आंसर जो है, आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाइमन सीरीज, लिमिट ऑफ वेवलेंथ इज λ1, सीरीज लिमिट इज λ1, सीरीज लिमिट इज λ1, मतलब क्या हो रहा है, चलो ठीक है, सीरीज लिमिट इज λ1 मतलब इलेक्ट्रॉन हाइयर साइड से जंप कर रहा है नीचे। ओके, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज λ2 एंड बाल्मर सीरीज द सीरीज लिमिट इज λ3। तो ये क्वेश्चन इसके पहले शायद नीट या JEE को क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चों। देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो अगर सीरीज लिमिट के बारे में बात करें तो बाल्मर के लिए n इक्वल टू 2 पर आना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया है कि बाल्मर सीरीज का जो सीरीज लिमिट है वो λ3 है। ठीक है, λ3 है। उसके बाद में इनका कहना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब ये फर्स्ट लाइन हो गई ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या है, λ2 है, और
सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज अगर बात करें तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ये जो बन रहा था, ये इसको इन्होंने लैम्बडा 1 बोल दिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे करना है। देखो एनर्जी, अभी ये तो वेवलेंथ है, लेकिन एनर्जी पर बात करते हैं। तो आपको पता है यहां से यहां पर अगर इसका एनर्जी इवन होता, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है तो एक फोटोन रिलीज होता, एनर्जी इवन। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता तो एनर्जी E2 रिलीज होता, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता तो एनर्जी E3 रिलीज होता। तो कंजर्वेशन के हिसाब से यहां का एनर्जी इतना जो बन रहा है, दैट कैन बी E3 प्लस E2, E1 कैन बी E2 प्लस E3 यू कैन से। और एनर्जी जो होता है वो HC बाय लैम्बडा होता है, तो HC बाय लैम्बडा 1 इक्वल टू HC बाय लैम्बडा 2 प्लस HC बाय लैम्बडा 3 आ चुका है। तो अभी क्वेश्चन के अनुसार अगर बात की जाए तो क्वेश्चन इज अबाउट देन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 आर रिलेटेड टू, तो सीरीज लिमिट इज लैम्बडा 1 राइट, और बाल्मर का लाइमन का फर्स्ट ओके लैम्बडा 2 राइट, करेक्ट है। हाँ ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, सही है। देखो ना 1 बाय लैम्बडा 1 कैन बी इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 2 प्लस 1 बाय लैम्बडा 3, क्योंकि देखो HC कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 बाय लैम्बडा 1, ऐसे ही रह जाएगा ना, बस वही चीज़ चल रही है, वही है। यस, उसके बाद रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड लेवल। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया, तो वेवलेंथ के बारे में बात होती है, वैसे ही एनर्जी के बारे में बात होना चाहिए। चलो मैं यहाँ दे देता हूँ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे दिया जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज h न्यू इज En माइनस EP हुआ करता था। इसको जब सॉल्व करते हैं ना हम लोग, इसको जब सॉल्व करते हैं तो समवेयर यू कैन गेट एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू 1 बाय n स्क्वायर, ये सॉल्व करने के बाद मिलता है 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये ऐसे कुछ मिलता है यहाँ पर। देखो ये आपको कैसे करना है, थर्ड पोस्टुलेट की हेल्प से जब आप लाइमन क्या बोलते हैं उसको, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज, उससे रिलेटेड फार्मूला जब निकालते हो, रिडबर्ग्स फार्मूला जब निकालते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आता है En की वैल्यू माइनस me पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट रख दो, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर, हाँ, और p की जगह पर रख दो, तो ये सारा निगेटिव वैल्यू की वजह से ऐसा ही हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, the ratio of photons energy due to transition of electron from second to first energy level, तो E1 proportional to second to first, तो E1 proportional to मैं लिख देता हूँ, तो 1 माइनस 1/4। अच्छा प्रोपोर्शनल लिखना थोड़ा गलत है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन अभी इस पर काम होने वाला है, इसी पर काम होने वाला है, तो चलो मैं ऐसे दे देता हूँ। एक्चुअली प्रोपोर्शनल लिखना गलत है क्योंकि बाकी चीज़ें भी थी वहाँ पर, लेकिन चलो गलत को ही सही कर देते हैं। और यहाँ पर E2 हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, तो E2 हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब 1 बाय हाईएस्ट लेवल टू सेकंड लेवल, तो क्वेश्चन इज अबाउट E1 बाई E2। तो देखो ये E1 रिलेटेड टू ये 3/4 होता था, तो देखो 3/4 और ये 1/4, मतलब यहाँ बन रहा है 3:1। थोड़ा अंदाज लगा के करो। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ पे था, तो एनर्जी En इक्वल, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू इज इक्वल टू En माइनस EP, बस वही था। और आपको एनर्जी पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर था, बस उसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद हाँ, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू दैट ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, ये कर सकते हो आप, ये होमवर्क कर सकते हो।
डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ओके, बाय अप्लाइंग बोहर्स क्वांटाइजेशन रोटेशनल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ओके। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये मैं करके दे देता हूँ। देखो रोटेशनल जब आता है तो रोटेशनल का एनर्जी जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर एल स्क्वायर बाई 2 आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आई ओमेगा, जो कि यहाँ पर इनको एन एच की टर्म में चाहिए तो एन एच बाई 2 पाई ले सकते हैं हम लोग, ऐसे कुल मिलाकर होता है। तो अभी इनको जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए रोटेशनल एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी इक्वल टू मैं लिख दूंगा, देखो ये 2i लिख देता हूँ, 1/2i ऐसे ही लिख देता हूँ, और L की जगह पर NH/2 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो E इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 4 2 8 8i पाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई, राइट, डी ऑप्शन होना चाहिए। बहुत छोटा छोटा हो चुका है, आपको तो जूम करा करा के देखना पड़ेगा यार। तो इसकी जो पीडीएफ होगी ना वो पीडीएफ थोड़ा सा देख लेना बच्चों। यस, देन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन एंड पास्चन सीरीज रिस्पेक्टिवली। ये होमवर्क करके देख लो, सब कुछ है अभी आपके सामने, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, देन इलेक्ट्रॉन इज electron of stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to ground state, okay. The velocity that atom velocity that atom acquires as a result of photo emission is। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है, ये थोड़ा सा हाइयर साइड पे सवाल जाएगा, तो इसको मैं करके देता हूँ। देखो क्या है, 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट में ही जवाब पूछा है। 1/, कहाँ से आया भाई ये, फ्रॉम 5th टू ग्राउंड, तो 5th से ग्राउंड तक मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल टू आर 1/25, तो यह आ गया 24/25 रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ। सो लैम्बडा इक्वल टू 25/24 आर, या फिर इसको ऐसे रख देता हूँ मैं। तो आपने पढ़ा होगा, ये अभी थोड़ा सा एक्चुअली एटम्स, ये थोड़ा सा 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो चुका है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन लीनियर, मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू h/λ, तो इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूँ h/λ, तो 1/λ की फॉर्मूला है, तो 24r h/25 यह आ गया यहाँ पर, ये मोमेंटम हो गया। तो अभी क्या होगा, जब ये एटम होता है, एटम में जब इलेक्ट्रॉन ये कहीं से जंप कर रहा है तो ये फोटोन जनरेट हो रहा है, इसका मोमेंटम p मिला। तो मोमेंटम कॉन्जर्वेशन, मतलब इसमें और एक चैप्टर आ गया कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मास ऑफ एटम और दिस इज वेलोसिटी ऑफ एटम। ये कहाँ से आ चुका है, तो सिंपल सी बात है, अगर फोटोन उधर जाएगा तो एटम पीछे आएगा, तो उस हिसाब से बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, तो इसके लिए 3 चैप्टर्स आए। एक तो आपका हाइड्रोजन एटम वाला कॉन्सेप्ट, इसमें 1/λ मिल चुका है। फिर 1/λ फोटोन की मोमेंटम कितनी, तो h/λ से मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये मोमेंटम फोटोन का मिला, तो कंजर्वेशन के हिसाब से ये रेस्ट में था शुरुआत में, तो अगर फोटोन आगे जाता है तो एटम को पीछे जाना चाहिए, तो ये आ गया mv। क्वेश्चन इज अबाउट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू फ्रॉम दिस 24rh/25m, 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 ये ऑप्शन होना चाहिए इसका, ओके। नेक्स्ट, wavelength of radiation is lambda naught when electron jumps from second excited state to first excited state, second excited state n equal to 3 to first excited state n is equal to 1. If the electron jumps from third excited state to second excited state, the wavelength of radiation emitted will be। तो भाई इसमें अभी आपको करके देखना पड़ेगा। इसके लिए ऊपर के लिए मैं बात करूं तो 1/λ नॉट इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड मैंने गलत कर दिया भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2
सेकंड एक्साइटेड मतलब 3, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ0 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों ये 9, 4, 9 माइनस 4 5, 36 और ये r है ना 4, 9, 9, 4, 5, 36 यस। सो यहाँ से λ0 मिल जाएगा मुझे या फिर चलो इसको ऐसे रख देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये p की वैल्यू 3 है ना, ऐसे ले सकते हैं ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके तो कहाँ से का ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड, मतलब ये p हो गया। यहाँ पर भी फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, तो ये p हो चुका था। तो यहाँ बच्चों देखिए 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो यह आ गया r 1/9 माइनस 1/16, तो r 16 माइनस 9 मतलब कितना हो रहा है बच्चा भाई 7 है ना, 16 9 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 कर देता हूँ इसको। ये 1/λ आ चुका है, तो अभी इनको λ इज इक्वल टू चाहिए, ठीक है। सो λ इज इक्वल टू 9 इंटू 16/7 r आ चुका है। तो r की जगह पर अगर मैं यहाँ पर देखो r की जगह पर मैं देखो λ0 कैन बी इक्वल टू 36/5r, सो r कैन बी इक्वल टू 36/5 λ0। तो यहाँ r नीचे है तो 9 इंटू 16/7 और r की जगह पर 36/5 λ0 लिख देता हूँ। तो होगा क्या, ये सॉल्व होगा क्या, देखो λ0 इंटू कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर 20/7, तो x की वैल्यू 7 मिलना, 7 नहीं है अच्छा, मुझे तो 7 मिल रहा है। ये सही है ना, थर्ड सेकंड 4 9 9 4 5 36 ओके λ0 36/5 ओके करेक्ट है। थर्ड एक्साइटेड 4, सेकंड एक्साइटेड 3 r 1/16 16 9 16 9 16 7 9 इंटू 16 लैम्बडा यहाँ पर शायद लैम्बडा 7r नीचे 9 करेक्ट है। तो r की वैल्यू 36/5 λ0 9 4 जा ये 7 आना चाहिए, मुझे तो 7 मिलना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे 7 आना चाहिए। थोड़ा क्रॉस चेक कर लो, 7 आना चाहिए, x की वैल्यू 7 आना चाहिए ओके। और इसमें नेक्स्ट है डी ब्रॉय वेवलेंथ। बोहर का पोस्टुलेट जो था किस तरीके से, अभी ये डी ब्रॉय कहाँ से आया वो भी समझ लो। ये डी ब्रॉय एक्चुअल में आया कहाँ से है, ये आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने पढ़ा है कि व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन एंड ए वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन आपको था। तो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास एक वेवलेंथ होता है, दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, ये होता था। ये आपने डी ब्रॉय से पढ़ा है अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये बीच में यहाँ क्यों आ गया, इसके पीछे का रीज़न देख लो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब अभी एक्चुअल में देखा जाए, मतलब रियलिटी वाइज देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है हमें, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो इस तरीके से ये वेव्स फॉर्मेट मिलता है। वेव फॉर्मेट मतलब इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी वहाँ मिलने की है।
उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्या है, डी ब्रॉय सजेस्टेड दैट वी शुड व्यू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव की तरह लेना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, तो मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट 1 लैम्बडा, सेकंड ऑर्बिट अगर है तो आप 2 लैम्बडा ले लो, थर्ड ऑर्बिट अगर है तो आपको 3 लैम्बडा लेना पड़ेगा, और इसी तरीके से अगर मैं nth ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे n लैम्बडा लेना पड़ेगा, हालांकि लैम्बडा अलग अलग हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट रोटेशन, तो हमारे पता है सर्कल के हिसाब से 2 पाई आर, तो ये डिस्टेंस हो गया। इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्बडा, nth ऑर्बिट है तो nth ऑर्बिट का मान लीजिए सरकमफरेंस 2 पाई आर था, तो दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा इस लॉजिक से। nth ऑर्बिट में n लैम्बडा, गॉट इट, फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 लैम्बडा, डिस्टेंस है ये एक तरीके से। तो इनको मैच करा दो, और लैम्बडा की वैल्यू तो h/p पिछले चैप्टर से ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दिया लैम्बडा इक्वल टू h/p मतलब mv, तो इन दोनों को मैच करा दो, 2 पाई आर इक्वल टू nh/mv, तो mvr इक्वल टू nh/2 पाई। ये एक तरीके से प्रूफ है, वेरिफिकेशन है। किस चीज़ का वेरिफिकेशन है, ये हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट मिल रहा था उससे रिलेटेड है। तो इस पर सवाल इतने ज़्यादा नहीं बनने वाला है, कोई एक आध दूसरा ही क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। तो क्वेश्चन का तरीका भी समझ लो आप, मतलब आपको अगर पूछा जाए कि भाई 5th ऑर्बिट है तो कितना वेवलेंथ एकोमोडेट होगा, तो 5th ऑर्बिट है तो 5 वेवलेंथ एडजस्ट करा लो, 6th ऑर्बिट में 6 वेवलेंथ एडजस्ट करा दो, बस इसी तरीके से लेना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर, देन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट इज, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देख लो। तो यहाँ पर फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 1 लैम्बडा लेना पड़ेगा, ये आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 4th ऑर्बिट के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट, अच्छा यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट n इक्वल टू 1 है तो उसका रेडियस r है, तो 4th ऑर्बिट के लिए r4 इक्वल टू r1 n स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे मैं समझाता हूँ वापस से, देख लो। हमारा जो फार्मूला था Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर था, ये फार्मूला था। तो आप इसको लिख सकते हो Rn इज इक्वल टू R1, ये फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख दो तो 0.53 बचता है, तो Rn कैन बी इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो इनको जो बोलना है ये ऐसे है, R4 4 स्क्वायर इंटू R1 की जगह पर R डाल दिया इन्होंने, तो R4 इज इक्वल टू 16R आ चुका है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ट्वाइस पाई इज इक्वल टू n लैम्बडा का इस्तेमाल करेंगे, ट्वाइस पाई R4 की जगह पर 16R, n मतलब 4th ऑर्बिट चल रहा है, इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई आर आ चुका है, ये आ चुका है 8 पाई आर। तो इसमें दो चीज़ें यूज़ किया है, एक बोहर ऑर्बिट का इस्तेमाल किया, देखिए 0.53 जो होता है वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का नंबर होता है, तो आप 0.53 की जगह पर R1 डाल दो। इन्होंने बताया 4th ऑर्बिट, तो 4th ऑर्बिट का रेडियस ओरिजिनल रेडियस के हिसाब से अगर बात किया तो 16 टाइम होगा, है ना, तो यह आ गया। तो अभी बात किया था हमने ट्वाइस पाई आर सरकमफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो सरकमफरेंस 4th ऑर्बिट का है तो ट्वाइस पाई R4, n मतलब 4th ऑर्बिट है तो 4 लैम्बडा, तो उस हिसाब से ये रेशो बन चुका है, रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एटम्स को कवर करा दिया, बहुत लेंदी होता ही है, तो आपको प्रिपरेशन सही ढंग से करना है, इसीलिए मैंने कई ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करा के लिए। तो एटम्स हो गया, अगला जो होगा न्यूक्लियस से रिलेटेड डिटेल में जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना दोनों साइड में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पड़ जाएगा, वहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उधर के 2 और इधर का 1, ऐसे क्वेश्चन मिक्स में आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका PDF करा के भेज देता हूँ आपको।